हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश पेडागोजी में प्रैक्टिस सेट 7 को डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ एनीवन हु इज वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज इस चैनल पे सीटेट के लिए अपकमिंग क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। सो इफ यू वांट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स इन इंग्लिश पेडागोजी, सो दिस वीडियो डेफिनेटली विल हेल्प यू। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम जितनी भी यहाँ पे सीटेट में आपके प्रीवियस ईयर जो भी आपके प्रश्न आए थे, हम पीवाईक्यूज को यहाँ पे करते हैं। और हमने इससे पहले 6 वीडियो में सारे जो प्रश्न हैं, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 कर रहे हैं, लैंग्वेज 1 कर रहे हैं, लैंग्वेज 2 कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं 6 वीडियो में। सो दिस वीडियो विल हेल्प एवरीवन जिनका 1 लैंग्वेज है इंग्लिश, या अगर आप लैंग्वेज 2 लेते हैं इंग्लिश को। सो दोनों केसेस में पेडागोजिकल क्वेश्चन आपके मोर और लेस सेम होते हैं, बस थोड़ा सा आपका इजी या मॉडरेट का जो आपका आप देखते हैं ना डिफिकल्टी लेवल है, वो थोड़ा अलग होता है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स आपको सेम ही आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की इस क्लास की शुरुआत हम लोग कर लेते हैं, और ये हमारा क्लास नंबर 7 है जैसे मैंने बोला। और अगर कोई भी ऐसा है जिसको आगे अपना और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, चीज़ों को समझना है, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू वॉच अदर वीडियोज ऑफ माइन। प्लेलिस्ट का लिंक एवरीथिंग आई विल गिव इन कमेंट बॉक्स, गो एंड जस्ट चेकआउट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक एक क्वेश्चन के साथ। और जहाँ पे भी ज़रूरत होगी, जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि हमें ये ऑप्शंस को एनालिसिस करने की ज़रूरत है, वहाँ हम ऑप्शंस को भी एनालिसिस करेंगे। बिकॉज जितना ज़्यादा आप ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शंस के बारे में समझेंगे, आपके क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो 30 क्वेश्चन है, आप ये समझो हम आज 60 क्वेश्चन करेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड असेसमेंट्स ऑन टीचर्स, लर्नर्स एंड मटेरियल्स इज कॉल्ड। अगर किसी भी टेस्ट का या किसी भी आकलन का या टेस्ट की जब हम बात करते हैं, परीक्षण की बात करते हैं, अगर उसका इम्पैक्ट टीचर्स पे, लर्नर्स पे, मटेरियल्स पे पड़ता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कॉर्पस इफेक्ट कहा जाता है, वॉशबैक इफेक्ट है, क्लासरूम इफेक्ट है, या रीइंफोर्समेंट है। सो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज कॉल्ड वॉश बैक इफेक्ट। अब ये होता क्या है, बाकी ऑप्शंस को भी एनालिसिस करेंगे। क्लासरूम इफेक्ट समझ गए, यानी अगर टीचर और लर्नर के बीच में, या लर्नर्स और लर्नर्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, जो क्लासरूम का मैनेजमेंट होता है कि कैसे टीचर मैनेज कर रहा है, वो सब आपका क्लासरूम इफेक्ट में आएगा। जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, प्रोसेस, सारी चीजें क्लासरूम में आएंगी। रीइंफोर्समेंट समझ गए कि हम पुनर्बलन दे रहे हैं किसी को, हम सपोर्ट, जब भी हम कोई लर्निंग कराते हैं तो उसमें हम उनको कोई ना कोई रीइंफोर्समेंट देते हैं, चाहे वो शाबाशी हो, चाहे आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को हटाएं। तो रीइंफोर्समेंट डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे ये जो ऊपर के 2 ऑप्शन है ना, इनको देख लेते हैं, ठीक है। कॉर्पस क्या होता है? देखो, कॉर्पस अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, हो सकता है आपका अगर वॉशबैक आया है तो कॉर्पस भी आ सकता है। कॉर्पस इफेक्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रियल लैंग्वेज डेटा, जैसे कि टेक्स्ट या स्पीच जो है, जो हम स्टडी में यूज करते हैं। जैसे मान लो एक टीचर है, वो एक डेटाबेस इंग्लिश का यूज करती है कन्वर्सेशन में, कोई भी कॉमन फ्रेजेस को पढ़ाने के लिए। तो कॉर्पस का मतलब ये समझना कि जब भी आप इंग्लिश को टीच करते समय कोई भी आप रियल लैंग्वेज डेटा को यूज करते हैं, मान लो मैंने कोई आर्टिकल यूज किया जो कि रियल न्यूज़पेपर का आर्टिकल था, कोई टेक्स्ट है, या मैं कोई मान लो किसी स्पीच की बात कर रही हूँ, कोई कन्वर्सेशन है, रेडियो का कोई स्पीच है, उसको मैंने यूज कर लिया टू टीच अबाउट कम्युनिकेशन और लैंग्वेज। तो कॉर्पस क्या है? जब आप किसी भी इंग्लिश के डेटा को लेते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो स्पीच हो, उसी को कॉर्पस इफेक्ट कहा जाता है। वॉशबैक इफेक्ट क्या था? कि इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्ट और असेसमेंट ऑन टीचिंग लर्निंग, या टीचर्स पे, लर्नर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एग्जाम है जहाँ पे आप ग्रामर पे फोकस करना चाहते हो, तो हम ग्रामर को ज़्यादा पढ़ाते हैं, समझ गए। कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें ये कहा गया है कि भाई ग्रामर ज़्यादा पूछी जाएगी, तो टीचर क्या करते हैं? टीचर ग्रामर को ज़्यादा फोकस करने लगते हैं कि अच्छा हाँ, ग्रामर आने वाला है तो आप ग्रामर वाला ज़्यादा पढ़ाओगे। यानी कि इस टेस्ट का इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। ये जो टेस्ट होने वाला है, जो एग्जाम होने वाला है, जो असेसमेंट होने वाला है, जिसमें
ग्रामर वाले पोर्शन ज़्यादा है, इसको क्या करते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि भाई टेस्ट में अगर ग्रामर आ रहा है तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो भी हैं दे विल लर्न अराउंड ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स मोर, राइट। तीसरा क्या है, रीइंफोर्समेंट, यानी जब आप किसी बिहेवियर को कोई रिवॉर्ड दे करके उसको बढ़ावा देते हैं, तो हमेशा रीइंफोर्समेंट का यूज क्यों किया जाता है, किसी अच्छे व्यवहार को अच्छा बढ़ाने के लिए। तो व्यवहार को जब भी हमें बढ़ाना होता है या उसको एनकरेज करना होता है, देन वी विल यूज रीइंफोर्समेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कूल्स शुड फॉलो एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म बिकॉज इट। अब यहाँ पे एक आया है कि जो स्कूल्स है ना उनको एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म को यूज करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन के साथ ना दो प्रश्न आपके आते हैं, एक आता है एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म, एक आता है सब्ट्रैक्टिव, दोनों को डिस्कस करेंगे। सो इस क्वेश्चन में देखेंगे, पहला देखो क्या है, पहला कहता है कि वैल्यूज द कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। हमें एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म को यूज करना चाहिए क्योंकि ये बच्चे के कल्चर, संस्कृति को और जो उस बच्चे की भाषा है उसको वैल्यू करता है। गिव्स इम्पोर्टेंस टू टीचिंग इंग्लिश, ये इम्पोर्टेंस देता है एज अ सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को पढ़ाने पे। इट प्रमोट्स द चाइल्ड्स लैंग्वेज, ये बच्चे की भाषा को प्रमोट करता है बट कल्चर को नहीं करता, तो ये गलत हो गया। क्योंकि हमेशा जब भी हम बाइलिंगुअलिज्म या मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं ना, ऑलवेज बच्चे के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसकी अस्मिता का निर्माण करने के लिए या उसकी आइडेंटिटी के लिए या उसकी भाषा को बढ़ाने के लिए हम इनको यूज करते हैं। तो कभी भी ये नहीं होगा कि कल्चर को कोई फोकस नहीं किया जा रहा है। हिंडर्स करता है, यानी हिंडर्स का मतलब क्या है कि बैरियर है, बाधा है, कोई ऑब्स्टिकल है, तो या गलत हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे बैरियर भी आता है तो बैरियर भी नेगेटिव वर्ड है, ऑब्स्टिकल भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये सब हम कभी भी नहीं यूज करेंगे। इसका फर्स्ट आंसर, इसका सबसे बेस्ट आंसर है जहाँ पे हम वैल्यू और कल्चर, जो कल्चर है, जो भाषा है बच्चे की, उसको वैल्यू किया जा रहा है व्हेन एवर यू आर फोकसिंग ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म और बाइलिंगुअलिज्म। अब यहाँ पे दो तरह के बाइलिंगुअलिज्म हो गए, दोनों का संबंध लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से होता है। ये बात समझिएगा कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। सेकंड लैंग्वेज, सपोज आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आपका अगर इंग्लिश जो है ये आपका सेकंड लैंग्वेज है जिसको आप टारगेट भाषा के रूप में पढ़ते हैं, और आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या हो सकती है, हमारी मदर टंग हो सकती है। जैसे बहुत लोग अपने घर से ही हिंदी बोलते हैं, तो किसी किसी की, मान लो किसी की तमिल है, किसी की हिंदी है, किसी की उड़िया है, किसी की बंगाली है, ये क्या है, उसकी पहली भाषा है, मदर टंग है। तो एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है कि लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज विदाउट लूजिंग द फर्स्ट लैंग्वेज, यानी आपने इंग्लिश को सीखा है बट आपने अपनी मदर टंग को लूज नहीं किया है। तो जब भी हम किसी भी चीज को सीखते हैं, जैसे एक बच्चा है वो इंग्लिश सीख रहा है स्कूल में, लेकिन वो अपने घर में हिंदी भी बोलता है, ऐसा नहीं है कि हिंदी बोलना हमने छोड़ दी, हम इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी जो हमारी मदर टंग है या कोई और किसी की मदर टंग है उसको आप छोड़ते नहीं है। तो विदाउट लूजिंग योर फर्स्ट लैंग्वेज, इफ यू स्टार्ट लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म, यानी कुछ ऐड हो रहा है, राइट, कि हिंदी तो आता था बट अब इंग्लिश भी आने लग गया, इंग्लिश भी हम यूज करते, तो ये एडिटिव है। सब्ट्रैक्टिव क्या है, माइनस, यानी जब आप कोई भी सेकंड लैंग्वेज को सीख रहे हैं, वो रिप्लेस कर देता है या वीक कर देता है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज को। यानी एक बच्चा है, उसने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया लेकिन अपनी मदर टंग को बिल्कुल उसने बोलना ही छोड़ दिया, ये क्या है, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म है। तो दोनों की डेफिनेशन याद रखना कि एडिटिव में क्या होगा, एडिटिव में क्या है कि आप अपनी मदर टंग को बिना छोड़े कोई सेकंड भाषा को सीख रहे, और सब्ट्रैक्टिव क्या है, जब हमारी मदर टंग का इन्फ्लुएंस बहुत वीक हो जाता है और तब हम इंग्लिश को सीख रहे हैं, यानी हम छोड़ देते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक फंक्शन सच एज इंटोनेशन, टोन, स्ट्रेस एंड रिदम आर नोन एज। इसको क्या कहा जाता है, जब भी हम, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, आपका स्पीच से रिलेटेड है, याद रखिएगा हमारे स्पीच से रिलेटेड है। तो जब भी हम किसी भी चीज, कोई भी चीज बोलते हैं, स्पीच करते हैं, तो इंटोनेशन है, इंटोनेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज बोलते हैं तो आपकी बोली में उतार चढ़ाव आता है, यानी कभी हाई कभी लो हम बोलते हैं ना, ये लो और हाई जो हमारा पिच होता है इसको हम इंटोनेशन कहते हैं। टोन यानी आप कैसे बोल रहे हैं, आप बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से बोल रहे हैं या आप हास्य तरीके से बोल रहे हैं, आपका बोलने का तरीका क्या है। स्ट्रेस यानी कितना जोर दे करके बात को बोल रहे हो, स्ट्रेस यानी कितना जोर दिया जा रहा है बात पे, मैं बहुत स्ट्रेस देके किसी बात को बोल रही हूँ, किसी वर्ड को बोल रही हूँ, या मैं बहुत सिंपल बोल रही हूँ। रिदम
क्या है ये सारे आपके, तो इसको क्या कहा जाता है, प्रोसोडी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन, और प्रोसोडी कहा जाता है इसको, ये वर्ड याद रखिएगा। अब इसके साथ साथ जो बाकी ऑप्शंस है ना, इनको एक बार देख लेते हैं। तो प्रोसोडी क्या है आपका, प्रोसोडी है फीचर्स ऑफ स्पीच। स्पीच के जितने फीचर्स होते हैं ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्पीच के, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीच के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे इंटोनेशन, स्ट्रेस, रिदम, टोन, ये सब हमारे स्पीच के क्या है, फीचर्स है। तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रोसोडी कहा जाता है। फोनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। अगर हम स्पीच साउंड की स्टडी की बात कर रहे हैं कि एक हमारे यहाँ पे वोकल्स में कैसे स्पीच को हम प्रोड्यूस करते हैं, है ना, ट ठ ड ढ कैसे बोलते हैं, तो आपका फोनेटिक्स है। जब आप स्पीच साउंड की स्टडी करते हैं, ह्यूमन स्पीच की स्टडी करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फोनेटिक्स है। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, फोनीम हो जाएगा, फोनीम हो जाएगा, ठीक है। और प्रैग्मेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। हम जब संदर्भ में भाषा के यूज की बात करते हैं, क्या है, संदर्भ में लैंग्वेज का यूज, कि आप भाषा को संदर्भ में कैसे यूज कर रहे हैं, भाषा को कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कैन यू पास द सॉल्ट, अगर मैंने किसी से रिक्वेस्ट किया है, यानी मैंने उससे होता है ना, मैं बोलूँ कैन यू पास दिस चेयर, क्या आप मुझे चेयर दे सकते हैं, तो यानी मैं आपको समझ आ गया है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, है ना, मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रही, मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे ना, ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कैन यू प्लीज पास मी द पेन। यानी आपको कैसे समझ आया कि ये मैंने प्रश्न नहीं पूछा है, ये आपका क्या है, प्रैग्मेटिक है। जब आप कॉन्टेक्चुअल तरीके से ना लैंग्वेज को यूज करते हैं, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, यानी भाषा के उपयोग, भाषा की यूज की स्टडी पूछा जाए तो प्रैग्मेटिक्स हो जाएगा। तो ये वर्ड याद रखिएगा, कॉन्टेक्स्ट है, और अगर आपका यूज आ गया, लैंग्वेज का यूज हो रहा है, यानी आंसर क्या होगा, प्रैग्मेटिक्स होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लैंग्वेजेस इन इंडिया। बताइए कौन सा लैंग्वेजेस के बारे में सही नहीं है, नॉट वाला बताना है, गलत वाला बताना है। तो पहला देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो बिल्कुल सही बात है, इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसमें आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 2 में इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ एट्थ स्केड्यूल, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, बिल्कुल ठीक है। 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची याद रखना, एट्थ स्केड्यूल में 22 भाषाएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको मान्यता दी गई है। और भाग 17 में बात की गई है, 17th पार्ट में बात की गई है। संस्कृत जो है वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में नहीं आएगी, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज नहीं है संस्कृत हमारी, ठीक है, क्लासिकल है। और हिंदी जो है वो लिंग्वा फ्रैंका है। लिंग्वा फ्रैंका वर्ड एक आया ना, इसको ध्यान से समझना, हिंदी क्या है हमारी, लिंग्वा फ्रैंका है, इंग्लिश भी लिंग्वा फ्रैंका है। तो याद रखना, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही हमारी लिंग्वा फ्रैंका है। अब ये लिंग्वा फ्रैंका क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज हम ना एक ब्रिज के जैसे इसको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आपकी मदर टंग है, मान लो आप बोलते हैं कोई पर्सन है, मान लो उसको तमिल आती है, उसको क्या आती है, तमिल आती है, और मुझे तमिल नहीं आती, मुझे जो है मान लो मुझे बंगाली आती है, ठीक है, तो मुझे बंगाली भाषा बोलनी आती है, उस व्यक्ति को तमिल बोलने आती है, और हम दोनों में से कोई भी है जो एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते हैं। एक भाषा ऐसी है जिसको हम जानते हैं, तमिल वाला पर्सन भी इंग्लिश बोलता है, बंगाली वाला पर्सन भी इंग्लिश बोलता है। तो अगर ये बीच में जो हमारी कम्युनिकेशन होगा ना, अगर मैं तमिल वाले पर्सन से बात करूं, तो मैं इस बात करने के लिए इंग्लिश यूज करूंगी। तो इंग्लिश क्या है, लिंग्वा फ्रैंका। इसी तरह हिंदी है, मान लो आपकी भाषा कुछ और है, मेरी कुछ और है, बट हम दोनों हिंदी जानते हैं, तो हम हिंदी में बात करेंगे। तो आप जब एक जो मेडिएटर है, उस लिंग्वा फ्रैंका, यानी आप उसको डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज करते हो उस पर्सन के साथ, तो लिंग्वा फ्रैंका हो गया यहाँ पे, इसी को लिंग्वा कहा जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों ही लिंग्वा फ्रैंका, कोई और भाषा भी हो सकती है। तो यहाँ गलत क्या था कि संस्कृत जो है वो मॉडर्न इंडियन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला, इन अ लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप्स अंडर द guidance of the teacher and present an advertisement on a given topic, learning a language in this way is called। ये कौन सा लर्निंग है, अगर बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्रुप्स में है, तो पहला आपका कीवर्ड क्या है कि वो एक तो समूह में काम कर रहे हैं,
टीचर केवल उनको क्या कर रहा है, गाइडेंस है, यानी टीचर केवल क्या है, फैसिलिटेटर है। टीचर केवल उनको फैसिलिटेट कर रहा है ना, एक तरीके से वो सुविधा प्रदाता की भूमिका निभा रहा है। तो ये कौन सा लर्निंग है, कोलैबोरेटिव है, वो कोलैब से सीख रहे हैं ना, समूह में सीखना क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है। तो ये आपका कोलैबोरेटिव है, कोऑपरेटिव लर्निंग इसको कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A teacher gives a task to familiarize the learners with the vocabulary used in restaurants. What among the following should be objective of the lesson? क्या कर रहा है टीचर यहाँ पे कि टीचर बच्चों को टास्क देता है टू फेमिलराइज, बच्चों को किस चीज से परिचित कराना चाहता है, वोकैबुलरी से परिचित कराना चाहता है। यानी ये वोकैबुलरी कैसी है, जो शब्दावली है, जो शब्द है, शब्दावली से परिचित कराना चाहता है, जो कि आम तौर पे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं वहां यूज होते हैं। तो ये क्या कराना चाहता है टीचर, टू एक्वेंट द लर्नर विद द लेक्सिकल आइटम। क्या वो वर्ड्स चंक यानी लेक्सिकल आइटम सिखाना चाहता है, जो मीनिंगफुल चंक्स होते हैं, टुकड़े होते हैं वर्ड्स के। ग्रामेटिकल आइटम सिखाना चाहता है, ग्रामर वाली चीजें सिखा रहा है टीचर। टीचर इंट्रोड्यूस करना चाहता है टेक्स्ट को अबाउट हॉलीडे डेस्टिनेशन, या फिर वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहता है। बताइए क्या है यहाँ पे। तो देखो क्रिटिकल थिंकिंग तो यहाँ नहीं हो रही है बहुत ज्यादा। वो क्या करना चाहता है, बच्चों को शब्दावली अगर बता रहा है, यानी वो लेक्सिकल आइटम्स को सिखा रहा है। लेक्सिकल यानी जब हम वर्ड्स को चंक में सिखाते हैं, वर्ड्स को अगर आप टुकड़ों में सिखा रहे हैं, जिसको कोलोकेशन भी कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, कोलोकेशन। कोलोकेशन इसी में आता है। यानी आप क्या कर रहे हो, एक वर्ड से जोड़ा, जैसे मैं बोलूं कि आई एम प्रिटी टायर्ड, प्रिटी टायर्ड, तो दो वर्ड आपने जोड़ा, दो वर्ड को जोड़ के हम कई बारी सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे लेक्सिकल टर्म्स को वो बताना चाहता है। एक बार दोनों देख लेते हैं। देखो लेक्सिकल टर्म्स क्या होता है, जहां आपके शब्द चंक आ गए, ये चंक याद रखना, जब भी आ जाएगा कि वर्ड को टुकड़ों में सिखाया जा रहा है, अगर क्वेश्चन आता है कि वर्ड चंक में सिखाया जा रहा है, वो आपकी लेक्सिकल अप्रोच होती है। ठीक है, जहां पे जैसे मैंने बोला कि वुड यू लाइक टू ऑर्डर, क्वेश्चन मार्क, यानी मैं यहाँ पे केवल ऑर्डर बोलने के बजाय वुड भी बोल रही हूँ, यू भी बोल रही हूँ, लाइक बोला मैंने, टू बोला, ऑर्डर बोला। ये क्या है, ये आपके चंक ही तो है, ये टुकड़े ही तो है वर्ड्स के। तो ये लेक्सिकल आपके आइटम होते हैं। ठीक है, अच्छा ग्रामेटिकल आइटम यहाँ पे आया। अगर ग्रामेटिकल से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी तो ग्रामर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर आ गया है ना, यहाँ पे टेंस है, वर्ड ऑर्डर क्या है, सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या होता है, सेंटेंस की स्टडी। सिंटेक्स क्या है आपका, सेंटेंस, वाक्य की स्टडी। तो स्टडी ऑफ सेंटेंस, ठीक है, स्टडी ऑफ सेंटेंस कि एक सेंटेंस कैसे बना है, हाउ अ सेंटेंस इज मेड। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला जो हम करते हैं ना, वो सब आपका ग्रामेटिकल चीजें हैं, ग्रामर से रिलेटेड है। इसमें सिंटेक्स आता है ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता है। तो ये हो गया आपका लेक्सिकल था वहां पे, क्योंकि वो रेस्टोरेंट के मेन्यू से वर्ड्स सिखाना चाहती है, यानी लेक्सिकल है। Which school of learning believed that language, whether verbal or non-verbal, takes place through the process of habit formation? There is a keyword. कौन सा स्कूल ये मानता है, कौन सा यहाँ पे ये संप्रदाय मानता है कि आदतों का निर्माण करना ही लर्निंग है, यानी भाषा क्या है, आदतों का निर्माण है। तो कौन कहता है भाई आदतों का निर्माण। और अगर आपसे आदतों का निर्माण पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा कि अभ्यास है, या पूछा जाएगा अभ्यास है, जिसको ड्रिल कह देते हैं, अभ्यास मतलब बार बार रिपीट करना। अगर पूछा जाए कि किसी भाषा को रिपीट करके सिखाना कहाँ पे होता है, या फिर किसी भाषा में हम क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, या स्ट्रक्चर सिखाया जा रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर सिखाया जा रहा है, यानी भाषा की संरचना बहुत ज्यादा सिखाई जा रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा हमारा, बिहेवियरिस्ट इस बात को बोलते हैं ना, व्यवहारवादी क्या बोलते हैं कि आप बार बार रिपीट करके सीखोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बाकी लोग भी आए हैं, बाकी संप्रदाय में कुछ कुछ लिंग्विस्ट है जहां से प्रश्न बनता है। और ये बाकी जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर व्यवहारवाद से पूछ रहा है तो किसी और से भी पूछ लेगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, बिहेवियरिस्ट में बीएफ स्किनर माने जाते हैं, ब्लूमफील्ड का नाम याद रखिएगा, हैबिट फॉर्मेशन से सिखाएंगे, एसआर थ्योरी, ड्रिल प्रैक्टिस से सिखाएंगे, और रिपीट से सिखाएंगे। ठीक है, इसमें कौन सा मेथड आता है, इसमें याद रखना ऑडियो लिंगुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड इसी में आता है। आर्मी मेथड जिसको कहते हैं ना, जहां पे बार बार रिपीट करके सिखाया जा रहा है, तो आर्मी मेथड इसी में आता है। ऑडियो लिंगुअल मेथड बिहेवियरिज्म
बात करते हैं। कॉग्निटिविस्ट माना जाता है चॉमस्की और पियाजे दोनों लोग हैं। यहाँ पे इनेट एबिलिटी की बात कौन करते हैं? चॉमस्की करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं। और चॉमस्की की थ्योरी जो है, चॉमस्की को नेटिविस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेटिविस्ट। चॉमस्की वैसे तो कॉग्निटिविस्ट थे, दिमाग की बात करते थे, बट इनकी जो मेन थ्योरी थी वो क्या थी? इनेटनेस थ्योरी थी, नेटिविस्ट थ्योरी थी, जहां पे इन्होंने एलएडी की बात की। तो इनकी थ्योरी को नेटिविस्ट कहा जाता है या इनेटनेस थ्योरी पूछा जाएगा। इनेट थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो नॉम चॉमस्की हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्शनिस्ट मतलब इंटरेक्शन से ज्यादा सीखेंगे, तो इसमें वाइगोत्स्की आते हैं, ब्रूनर आते हैं। ब्रूनर वाइगोत्स्की जो कहते हैं कि भाई जेडपीडी से सीखेंगे और सोशल इंटरेक्शन से सीखेंगे। फंक्शनलिस्ट में कौन आते हैं? यहाँ पे डेल हाइमेस सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने सीएलटी दिया। तो सीएलटी के जनक कौन माने जाते हैं? डेल हाइमेस को माना जाता है, जहाँ पे कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी कम्युनिकेशन में कॉन्टेक्स्ट में सिखाया जाता है, या अर्थ की बात यहाँ पे हम करते हैं, मीनिंग से सिखाया जाएगा, या भाषा के यूज पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, सोशल फंक्शन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये सारे जितनी भी टर्म्स हैं यहाँ पे, जितने भी लिंग्विस्ट के नाम आए हैं, इनको एक बार देख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइम एंड प्लेस ऑफ द स्टोरी आर कॉल्ड। एक स्टोरी में टाइम और प्लेस क्या होता है? एक स्टोरी में टाइम और प्लेस क्या होता है? क्या वो थीम होता है? क्या वो सेटिंग है? क्या वो प्लॉट है? क्या वो क्लाइमेक्स है? तो यहाँ पर किसी भी स्टोरी का अगर हम, या किसी ड्रामा की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर टाइम और प्लेस जो है सेटिंग होता है। जैसे मैं बोलूँ कि सन 1970 की बात है, या मान लो कि मैं बोलूँ कि सन 1948 की बात है ना। 1948 की बात है और इंडिया की हम बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस जहाँ पे जो काल था उस टाइम का, मैं 1948 की बात कर रही हूँ, है ना, 1947 की बात कर रही हूँ, जब भारत आजाद हुआ, या जो भी वहां उस टाइम की सिचुएशन थी, 1950s की बात कर रही हूँ मैं। या कोई भी है ना, कोई भी आप समझ लो, मैं बोलूँ सन 2000 की बात कर रही हूँ, और प्लेस क्या है? मान लो प्लेस है इंडिया, या मुंबई है, या दिल्ली, कोई भी स्टेट हो गया। ये सेटिंग है। ठीक है। अच्छा, थीम क्या होता है? जैसे मान लो थीम ये हो सकता है कि भाई एक हीरो है, या मॉरल, जो भी मॉरल आप स्टोरी सुनाना चाहते हैं, थीम क्या है ना। मैं बोलूँ विमेन एम्पावरमेंट थीम है मेरा, मूवी का थीम क्या है? विमेन एम्पावरमेंट है। तो ये क्या है? एक थीम हो गई, है ना। तो प्लॉट क्या होता है? प्लॉट में आप ये देखते हैं कि भाई कैसे कैसे कहानी होगी, कैसे कैसे कहानी होगी, कैसे कहानी आगे जाएगी। मतलब एक हीरो है, फिर वो अपने घर से निकलता है, फिर जॉब करने जाता है, फिर वहां पे उसको एक कोई विलन मिल गया, फिर क्या क्या कहानी में हो रहा है ना, मतलब पूरा कहानी का क्या सीक्वेंस रहेगा। और क्लाइमेक्स क्या होता है? क्लाइमेक्स वो चरण होता है जहां पे जो पीक पर कोई स्टोरी होती है, क्लाइमेक्स, है ना। जैसे सडन बिल्कुल कहानी में एकदम से अलग से क्या आ गया, कि वो फैक्टर आता है ना कि अरे ये क्या हो गया कहानी में, वो क्लाइमेक्स है ना, जहाँ पे टेंशन होता है बिटवीन अ प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट, यानी एक एक्टर जो है, जो मेन हीरो है, और जो विलेन है, उसके बीच में जो पीक पे जो एक आता है ना मूवी में, आपने देखा होगा मूवीज में कई बार क्लाइमेक्स आता है, क्लाइमेक्स सीन आता है कि अरे ये क्या हो गया ना, वाव वाला फैक्टर जहाँ आता है, वही है। तो स्टोरी के एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। प्लॉट समझ गए आप, कैरेक्टर्स होते हैं स्टोरी में, कन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्लिक्ट किसके बीच में होगा? विलेन में, और जो भी यहाँ पे हीरो है उसके बीच में क्या होता है? कोई ना कोई द्वंद की स्थिति होती है ना, कि द्वंद चल रहा है भाई, कि दोनों के बीच में टेंशन है। फिर सेटिंग है, सेटिंग मतलब कहाँ, कौन से प्लेस में कहानी हो रही है। और रेजोल्यूशन यानी जब मूवी एकदम एंड पे जा रहा है, तो एंडिंग जो होता है इसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। मूवी का जो एंड है, या कहानी का एंड जो है, उसको रेजोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन अ लैंग्वेज क्लास अ टीचर आस्क अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू एक्ट एज परचेजर्स। टीचर ने बच्चों को एक्ट करने के लिए कहा एज परचेजर्स, प्रॉपर्टी सेलर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स, while other students are asked to watch them। दूसरे बच्चे को कहा कि आप देखें, और बाकी बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पे परचेजर, सेलर, लैंडलॉर्ड्स, इनका रोल प्ले करेंगे। तो ये क्या एक्टिविटी ही क्या है? रोल प्ले है। रोल प्ले क्या होता है? जब आप सिमुलेशन टेक्निक यूज करते हैं, आप किसी के पर्सनालिटी को आप वहां पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? रोल प्ले एक्टिविटी है। एक्टिंग क्लास नहीं है, ड्रामा नहीं है, गाइडेंस नहीं है। ठीक है, रोल प्ले है।
अगला है, लैंग्वेज टीचर ब्रिंग्स एवरीडे ऑब्जेक्ट्स सच एज न्यूज़पेपर्स, मेन्यू कार्ड्स, ट्रेन टिकट्स टू टीच द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ. सो व्हाट इज शी डूइंग टू मेक लर्निंग हैपन? टीचर क्या कर रहा है यहाँ पे? टीचर क्लास में क्या क्या लेके आया? एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को लेकर के आया है. न्यूज़पेपर को लेके आ गया, मेन्यू कार्ड है, ट्रेन की टिकट है, इनको वो लेकर के आ रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए. ये कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं? ये आपके ऑथेंटिक रियल ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, तो वो क्या करना चाहता है? टीचर का मेजर गोल अगर पूछा जाए तो यहाँ टीचर का मेजर गोल क्या है? शी इज यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल, ऑथेंटिक मटेरियल को यूज कर रही है, ठीक है, टू मेक हर टीचिंग मोर रियलिस्टिक और यूजफुल, ठीक है. शी इज ट्राइंग टू हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस, नो. शी wants her students to learn English through real life like situations, या फिर शी इज क्रिएटिंग अवेयरनेस. तो अवेयरनेस तो नहीं है यहाँ. सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शन जो है वन होगा. ऑथेंटिक मटेरियल को यूज कर रही है. इसको और क्या कहा जाता है? इसको जैसे प्रामाणिक स्रोत जितने भी होते हैं उनको रीलिया भी कहा जाता है. ये क्या है? रीलिया है, बिकॉज शी इज यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स. तो ये रियल ऑब्जेक्ट्स को क्लास में यूज करना या रियल सिचुएशन को यूज करना क्या होता है? रीलिया होता है. तो यही रीलिया है, यही इसी को ऑथेंटिक मटेरियल कहा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन प्लानिंग अ लिसनिंग? लिसनिंग में सबसे कौन सा इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है अगर हम लिसनिंग लेसन की बात करें? तो पॉजिंग द रिकॉर्डिंग, स्पीड ऑफ डिलीवरी, जेंडर या नंबर ऑफ स्पीकर्स. तो जब भी आप यहाँ पे लिसनिंग लेसन को प्लान कर रहे हैं, वहाँ जेंडर कोई मैटर नहीं करता है ना कि उसमें मेल है या फीमेल है. बाकी पॉज करना, स्पीड और नंबर ऑफ स्पीकर्स मैटर करते हैं, जेंडर मैटर नहीं करेगा. मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया इंटेंड्स टीचर्स टू अंडरस्टैंड. मल्टीलिंगुअलिज्म क्या इंटेंड करता है? टीचर्स को क्या समझना चाहिए? कम्युनिकेशन हैपेंस इन सोशल कोजन, जो सामाजिक एक तरीके का कोहेजन है. कोहेजन मतलब जुड़ाव की हम बात कर रहे हैं. जो सामाजिक जुड़ाव है वो मेंटेन होना चाहिए. ठीक है, अच्छा है ये वाला तो. माइनॉरिटी लैंग्वेजेस शुड बी क्लब्ड विद डोमिनेंट. माइनॉरिटी लैंग्वेजेस को डोमिनेंट लैंग्वेजेस के साथ क्लब करना चाहिए. और लैंग्वेज पॉलिसी शुड बी फ्रेम्ड. लैंग्वेज पॉलिसी फ्रेम्ड होनी चाहिए डाइवर्स सोसाइटी के अंदर जहाँ बहुविविधता है, अलग अलग सोसाइटीज हैं. लैंग्वेज आइडेंटिटी एंड कल्चर आर सेपरेट. तो कभी भी लैंग्वेज और आइडेंटिटी और कल्चर को हम अलग नहीं मानेंगे, है ना. ये जो ऐसी चीजें नहीं है जो बिल्कुल सेपरेट हो. तो सबसे अच्छा क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म इसी चीज की बात करता है कि भाई हम सामाजिक और जो हमारा कल्चर है उसमें जुड़ाव की बात कर रहे हैं ना, कि सबको हम साथ लेके चल रहे हैं. विच स्किल ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज रिसेप्टिव स्किल? रिसेप्टिव स्किल यानी जब आप किसी ग्रहण कर रहे हैं ना, ग्रहण कौशल जो होते हैं, जहां आप या तो सुन करके या तो पढ़ करके आप किसी की बात को क्या करते हैं? केवल ग्रहण करते हैं ना. आप यहाँ पे बहुत एक्टिव नहीं हो. तो ये आपका क्या है? लिसनिंग और रीडिंग दोनों ही आपकी. ये इनएक्टिव, इनको हम इनएक्टिव भी कहते हैं, इनएक्टिव भी कहते हैं, इनको हम पैसिव स्किल्स भी कहते हैं. बिकॉज यू आर नॉट वेरी एक्टिव इन दिस प्रोसेस, यू आर नॉट वेरी क्रिएटिव, यू आर जस्ट लर्निंग सम फ्रॉम समवन. चाहे आप सुन रहे हो चाहे आप पढ़ रहे हो, है ना, आप ग्रहण कर रहे हो. अच्छा, यहाँ पे स्पीकिंग और राइटिंग के बारे में याद रखिएगा. स्पीकिंग और राइटिंग जो है इनको क्या कहा जाता है? री इन्फोर्समेंट. इनको क्या कहा जाता है? री इन्फोर्समेंट कौशल कहा जाता है. री इन्फोर्समेंट स्किल अगर पूछा जाएगा तो इनको री इन्फोर्समेंट कहा जाता है, इनको एक्टिव स्किल्स कहा जाता है, इनको क्रिएटिव भी कहा जाता है. ठीक है, क्रिएटिव है, री इन्फोर्समेंट है, एक्टिव है. तो ये सब याद रखिएगा. ठीक है, और प्रोडक्टिव भी कहा जाता है इनको. कौन से स्किल्स हैं ये? प्रोडक्टिव भी हैं. तो काफी सारे नाम आते हैं. रीइंफोर्समेंट, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, एक्टिव स्किल्स क्या है आपके? स्पीकिंग और राइटिंग. ठीक है. अगला है लिसनिंग इन्वॉल्व्स. लिसनिंग में क्या शामिल होता है? जब भी हम सुनते हैं, पहला है हियरिंग द साउंड, साउंड को सुनना. डिकोड करना साउंड को, एज दे आर, वो जैसे हैं वैसे ही उनको डिकोड करना. डिकोड मतलब क्या होता है? मीनिंग निकालना. डिकोड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को समझ के अर्थ निकालना. तो जब हम अर्थ को निकालते हैं उसको डिकोड कहते हैं. गेस करना कंटेंट को, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी कंटेंट है उसको गेस करना होता है. यूजिंग प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान को यूज करना. या रिकॉग्नाइजिंग साउंड को, पहचान के साउंड को पहचानना. और डिड्यूस करना. डिड्यूस करना भी क्या है? अच्छा वर्ड है ये. डिड्यूस करना यानी निकालना, मीनिंग को निकालना. तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्या है? रिकॉग्नाइज करना. केवल सुनना, केवल सुनना और एज इट इज सुन लेना ही लिसनिंग नहीं होती है. जैसे आप मुझसे कुछ कह रहे हैं, मैंने आपकी बात को सुना, सुना, आपने जो बोला उसको मैंने एज इट इज सुना है. तो हियरिंग क्या है? जहां पे मैंने आपकी बात को समझा नहीं, मैंने केवल सुना है, राइट. लेकिन जब आप कुछ बोल रहे हैं और अगर मैं आपकी बात को
केवल सुनने सुनने के बजाय उसको समझ रही हूँ, उसको रिकग्नाइज कर रही हूँ साउंड को, और देन मैं अर्थ निकाल रही हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं, वो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो डी वाला सबसे बेस्ट है। अगला देखेंगे, आपको मैचिंग करना है। यहाँ पर अलग अलग मेथड्स ऑफ टीचिंग है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और सारे मेथड्स को फटाफट से कुछ कीवर्ड्स के साथ समझेंगे हम लोग। पहला है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन, और वेस्ट का न्यू मेथड है जिसको टेक्स्ट बुक मेथड भी कहते हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग किस में आएगा बताइए? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में कॉन्टेक्स्ट वर्ड आया ना, ये संदर्भ में जब हम सीख रहे हैं तो कहाँ पे सीखते हैं सबसे ज्यादा? संदर्भ में भाषा, सोशली एक्सेप्टेबल लैंग्वेज को जहाँ यूज किया जा रहा है, जहां हम मीनिंग की बात कर रहे हैं, अर्थ अगर आ जाएगा, या जहां पे कम्युनिकेशन आ गया, तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या है? ए का हो जाएगा थर्ड वाला, ए का हो जाएगा थर्ड वाला, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हुआ? सी वाला करेक्ट बना। बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेथड में याद रखना भाषा को कैसे पढ़ाया जाता है? इंडक्टिव तरीके से, भाषा को इंडक्टिव पढ़ाया जाता है। और डायरेक्ट मेथड को याद रखना कि इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल मेथड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड। ठीक है, और इसमें क्या है? केवल कौन सी भाषा यूज होती है? टारगेट भाषा, टारगेट लैंग्वेज, केवल टारगेट लैंग्वेज यूज होती है, नो मदर टंग, कोई भी मातृभाषा यूज नहीं होती है, मातृभाषा यूज नहीं होती है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड याद रखना कि रिटन टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है, रिटन टेक्स्ट है। जीटीएम मेथड में ग्रामर को डिडक्टिव तरीके से पढ़ाया जाता है बहुत ज्यादा, और ग्रामर को क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लासिकल मेथड। और यहाँ पे यूनिट ऑफ टीचिंग वर्ड होती है, शब्दों पे ज्यादा फोकस होता है। और लिटरेरी टेक्स्ट यानी लिटरेचर में लिसनिंग और आपका बेसिकली जो रीडिंग और राइटिंग पे ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, बाकी साइलेंट रीडिंग, ये वेस्ट न्यू मेथड है, जहाँ पे इसको टेक्स्ट बुक मेथड भी कहते हैं, तो टेक्स्ट बुक मेथड इसको कहा जाता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक मेथड कहा जाता है। यहाँ पे रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है ये। ठीक है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड यानी रीडिंग मेथड इसको कहा जाता है। टेक्स्ट बुक रीडिंग, साइलेंट रीडिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है इस मेथड में, कि भाई आप रीडिंग से ज्यादा सीखोगे, आप जितना रीडिंग करोगे आप और कौशलों को ज्यादा सीख पाओगे। ठीक है, तो ये हो गए सारे मेथड्स अलग अलग, सब कुछ इंपॉर्टेंट था, जो जो लिखा है सब इंपॉर्टेंट था। ठीक है, which is a tool that allows for a number of synchronous and एसिंक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज। दो तरह के आपके कम्युनिकेशन के टाइप भी होते हैं, और टाइप है यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग की जब हम बात करते हैं, तो एक आपका सिंक्रोनस है, एक असिंक्रोनस है। टेक्स्ट बुक होगा, रेलवे टिकट होगा, टेलीविजन होगा, या पैडलेट होगा। तो इसके अंदर जब हम इन दोनों ही कम्युनिकेशन को यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका पैडलेट विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे सिंक्रोनस क्या है? जहाँ पे लाइव लर्निंग हो रही है, जैसे जूम मीटिंग है, लाइव चैट है, या यूट्यूब पे लाइव होता है ना, जब यूट्यूब का लाइव जो है, यूट्यूब का लाइव सेशन क्या है? वो भी आपका क्या है? सिंक्रोनस है, जहाँ पे आप तुरंत तुरंत आपको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है ना, आप भी रिस्पॉन्स वहां करते हैं, तो ये आपका सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। एसिंक्रोनस क्या होता है? जहाँ पे लर्निंग आपके अपने पेस पे होती है, आप अपने तरीके से सीखते हो, जैसे पहले से रिकॉर्डेड वीडियोस जो होती हैं, या ईमेल से, या किसी फोरम से आप रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ रहे हो, है ना, ये आपका क्या है? आप अपने अपने ओन पेस पे पढ़ते हो ना, जितना आपको स्पीड बढ़ाना है या जब आपको पढ़ना है आप तब पढ़ते हो, तो ये एसिंक्रोनस है। अब यहाँ पैडलेट क्या होता है कि टीचर जो है एक लाइव क्लास अगर ले रहा है, तो वो एक पैडलेट ओपन करता है, जहाँ पे वो जो भी अपडेट्स होते हैं वो वहाँ पे स्टूडेंट्स अपना लिख सकते हैं। कई बार टीचर लिंक ओपन कर देता है होमवर्क के लिए, स्टूडेंट्स उसमें अपने होमवर्क को बाद में ऐड करते हैं, वही पैडलेट है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑनलाइन टीचिंग में ज्यादातर हम यूज करते हैं, जब टीचर दोनों तरीके से मोड्स जो है उनको यूज कर रहा है। विच टूल इज नॉट आइडियल फॉर फॉर्मेटिव? फॉर्मेटिव असेसमेंट में कौन सा टूल नहीं होगा? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहा जाता है, और जहां हम लगातार आए दिन डेली बेसिस पे, बिल्कुल डेली बेसिस पे मूल्यांकन आंकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर पेंसिल टेस्ट जो है, पेपर पेंसिल टेस्ट, ये आपका क्या है? ये आपका समिटिव है, ये आपका समिटिव है, या असेसमेंट फॉर ऑफ लर्निंग इसको कहते हैं, ये आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, जहां पे हम एट द एंड किसी भी चीज को हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, या एट द एंड अचीवमेंट। ठीक है, बाकी जो है असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, क्लास प्रेजेंटेशन, ये सब आपका फॉर्मेटिव है, जहां लगातार आए दिन हम मूल्यांकन कर रहे हैं।
यूजिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट्स टू टीच लैंग्वेजेस। एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को अगर आप भाषा को पढ़ाने में यूज करते हैं तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? ये क्या है आपके, देखो इनको रीलिया कहा जाता है। रीलिया का मतलब ही होता है रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। रीलिया क्या है? जब आप भाषा में रियल ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं पढ़ाते टाइम, उसको रीलिया कहते हैं। और इसको टीचिंग एड भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोनों ही आंसर करेक्ट है, 1 और 3। तो अगर आपके ऑप्शन में ये दोनों ही आते हैं तो ये दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। मोस्ट वैलिड आंसर रीलिया को माना जाता है, ठीक है। तो पहली प्रेफरेंस रीलिया होगी, दूसरी प्रेफरेंस यहाँ पे टीचिंग एड होगी। दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही राइट आंसर है। इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अटेम्प्ट्स टू प्रमोट, जो आपका त्रिभाषा सूत्र है, क्या प्रमोट करता है? मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन यानी बहुत सारी भाषाओं को पढ़ाना। मोनोलिंगुअल एजुकेशन यानी मोनो का मतलब होता है एक भाषा को पढ़ाना, एक भाषा को पढ़ाना। बाइलिंगुअल एजुकेशन, दो भाषा को पढ़ाना विद फोकस ऑन हिंदी, हिंदी पे फोकस करके हुए। या मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। तो सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म को फोकस करता है त्रिभाषा सूत्र। क्योंकि त्रिभाषा सूत्र जो है आपका, हमारी शुरुआत ही किससे होती है? त्रिभाषा सूत्र में जो पहली भाषा होती है, जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वो बच्चे की क्या होती है? मदर टंग होती है। तो हमेशा हमें पहली भाषा मदर टंग में स्टार्ट करनी चाहिए, और बहुभाषिकता पे भी फोकस करता है, ठीक है। तो डी इसका राइट है। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट टॉप डाउन प्रोसेसिंग? टॉप डाउन प्रोसेसिंग क्या है? जब आप टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं ना, ये हम रीडिंग में भी करते हैं प्लस हम लिसनिंग में भी करते हैं, ठीक है। हमने देख लिया टॉप डाउन अप्रोच क्या है। जब आप मेन आइडिया, मीनिंग से, या होल से पार्ट की तरफ जा रहे हैं, या पैराग्राफ से साउंड पे जा रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा तरीका है, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान को आप लगाते हो, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को लगाते हो, वो आपका टॉप डाउन है। तो पहले देखते हैं कि लिसनर्स रिलाय ऑन देयर बैकग्राउंड नॉलेज। बच्चे अपने बैकग्राउंड नॉलेज पे रिलाय करते हैं इसमें। नॉट बताना है, तो यस बैकग्राउंड नॉलेज पे तो करते हैं, ठीक है ना। अपने पूर्व ज्ञान को आप यूज करते हो टॉप डाउन में, पूर्व ज्ञान को हम यूज करते हैं। लिसनर्स मेक गेस अबाउट द इंटेंडेड मीनिंग, वो गेस करते हैं इंटेंडेड मीनिंग के बारे में, अर्थ के बारे में। लिसनर्स मेक यूज ऑफ नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, या लर्नर्स, लिसनर्स नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। देखो एवरी वर्ड नहीं होगा, हर वर्ड पे फोकस नहीं करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में हर वर्ड पे फोकस नहीं करते हैं। यानी एवरी वर्ड का मतलब समझ रहे हो कि आप यूनिट पे फोकस कर रहे हो, आप हर एक पार्ट पे फोकस कर रहे हो, हर एक पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, या हम साउंड पे फोकस कर रहे हैं, देन हम वर्ड्स पे जा रहे हैं, पार्ट से देन हम होल पे जा रहे हैं, यूनिट से हम मान लो पैराग्राफ पे जा रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका क्या है? बॉटम अप है। ये क्या है आपका लास्ट वाला ऑप्शन? ये आपका बॉटम अप तरीका है। ये कैसा तरीका है सुनने का? बॉटम अप तरीका है। तो टॉप डाउन में ये डी वाला जो है ये गलत है, बाकी सही है। अगला है व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? ये एक बड़ा फैक्चुअल सा क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा गया था कि भाई इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखिएगा 21 फरवरी, 21 फरवरी को मनाया जाता है। क्या है ये? अंतरराष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस, इसको याद रख सकते हो, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अब ये जो है बेसिकली एनुअली हर वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार इसको यूनेस्को ने 1999 में अनाउंस किया था, और तब से ही फॉर्मली यहाँ पे इसको मदर टंग को प्रमोट करने के लिए हर वर्ष इसको मनाया जाता है। तो यूनेस्को ने 1999 में इसको पहली बार इसको शुरुआत की बेसिकली। तो 21 फरवरी याद रखना है। Identify the type of email you would write if you were writing to a colleague who is your friend। अगर आपका कोई कलीग है जो आपका दोस्त भी है, और अगर आप उसको एक ईमेल लिखना चाहते हैं, तो किस तरीके का ईमेल हम उसको लिखेंगे? हम इनफॉर्मल लिखेंगे, फॉर्मल, बिजनेस, या कोरस्पॉन्डेंस? तो यहाँ पे हम इनफॉर्मल लिखेंगे ऑफ कोर्स। अगर आपका कोई दोस्त है ना, आपका कलीग भी है बट आपका दोस्त भी है, तो हम ऐसे व्यक्तियों को अनौपचारिक तरीके से बात करेंगे। फॉर्मल बिजनेस आपका औपचारिक तरीका है, और कोरस्पॉन्डेंस क्या होता है? जैसे हम वो मेल भेजते हैं ना बीच में, किसी के मैसेज को आपने फॉरवर्ड कर दिया, वो कॉरेस्पॉन्डेंस है ना। ईमेल में आपको किसी का ईमेल आया, आपने किसी और को फॉरवर्ड कर दिया, ये भी फॉर्मल तरीका है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था।
assessment done throughout the teaching learning process to clarify students learning and understanding is called. कौन सा assessment है यहाँ? जब हम कह रहे हैं throughout the teaching यानी लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इम्प्रूव कर रहे हैं, बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। हम यहाँ पे फीडबैक दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? फीडबैक दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम यहाँ पे बच्चे की जो प्रोसेस है, जो लर्निंग है, उसमें ऑनगोइंग तरीके से सुधार कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑनगोइंग होता है, इम्प्रूवमेंट यहाँ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा लर्निंग है? फॉर लर्निंग है, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव भी कहते हैं। ये आपका क्या है? फॉर्मेटिव है। ठीक है, और ऑफ लर्निंग क्या होता है? समेटिव। ऑफ लर्निंग क्या है? समेटिव, यानी संकलनात्मक है। ऑफ लर्निंग क्या है? आपका इवैल्यूएशन भी होता है, इवैल्यूएशन। ठीक है, या इसको याद रखना एट द एंड। अभी मैंने बताया था एट द एंड अगर कोई चीज हो रहा है, एट द एंड हो रहा है, या रिजल्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो आपका ऑफ लर्निंग है। ठीक है, एज लर्निंग क्या होता है? जब बच्चा सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, याद रखिएगा, सेल्फ असेसमेंट। बच्चा स्वयं अपना खुद का मूल्यांकन कर रहा है, स्वयं का मूल्यांकन कर रहा है, सेल्फ असेसमेंट कर रहा है। कौन करता है? स्टूडेंट। स्टूडेंट जब अपना सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, वो आपका एज लर्निंग। और इन लर्निंग क्या होता है? ये क्या है? क्लास में ड्यूरिंग क्लास ये होता है। ठीक है, तो याद रखना कि जो फॉर लर्निंग है, इसी के अंदर इसके दो पहलू है, एज लर्निंग और इन लर्निंग। दोनों ही फॉर लर्निंग में आता है, क्योंकि लगातार हो रहा है। समझ गए? ये सब इंपॉर्टेंट है। आपका फॉर लर्निंग जो होता है ना, उसी के अंदर एज लर्निंग, इन लर्निंग दोनों आता है। इन लर्निंग, जहां इन लर्निंग का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बाकी तो आप समझ गए होंगे। इन लर्निंग थोड़ा नया टर्म आपको लग रहा होगा। इन लर्निंग जैसे मान लो मैंने आपको कोई पैराग्राफ पढ़ाया, और पैराग्राफ के बाद मैंने जस्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, या बीच बीच में आप देखते हो एनसीईआरटी की किताबों में एक्टिविटीज होती है, बीच में बच्चे पढ़ रहे हैं, और बीच में एक्टिविटीज का सेक्शन दिया हुआ है, क्लास के बीच, मतलब चैप्टर के बीच में। वही क्या है? इन लर्निंग है। ड्यूरिंग पढ़ाते पढ़ाते बच्चे कुछ ना कुछ उनका आकलन हो रहा है। ठीक है, इन लर्निंग है। तो ये सब आपका फॉर का पार्ट है। और ऑफ लर्निंग क्या है? आपका इवैल्यूएशन, एट द एंड जो हो रहा है। इन अ सेकेंड लैंग्वेज क्लास अ टीचर प्लेड ऑडियो ऑन हेल्थ इज वेल्थ। टीचर ने एक ऑडियो प्ले किया, ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ टॉपिक पे उसने ऑडियो प्ले किया। देन डिस्ट्रीब्यूटेड हैंडआउट्स एंड आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन वॉज टू अनेबल द लर्नर। क्या ऑब्जेक्टिव था इस लेसन का? पहले ऑडियो सुनाया किसी टॉपिक पे, देन बच्चों को क्या दिया उसने? करेक्ट आंसर को टिक करने के लिए उसने कुछ उनको प्रोवाइड किया, हैंडआउट्स दिया। तो यहाँ पे टू हियर द लेसन ऑन हेल्थ, केवल सुनना तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता कि केवल हाँ सुनना था तुम्हें। एंगेज करना है उस बच्चों को टास्क के साथ। टू लिसन एनालाइज द आइडियाज, या टू मेमोराइज। मेमोराइज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर वो इंगेज करना चाहती है। टीचर का मेन पर्पस क्या था? उस टास्क के साथ उसे क्या करना है? इंगेज करना है। बच्चों को क्या करना है? उनको यहाँ पे संलग्न रखना था उस कार्य के साथ जो हो रहा है। और ये भी हो सकता है एनालाइज द आइडियाज। तो दोनों को ही माना गया है, वैसे तो दोनों ही करेक्ट हैं। सीटेड आंसर अगर आप ऑफिशियल आंसर की देखेंगे तो इन दोनों को ही सही जवाब माना गया है। ज्यादा बेस्ट ऑप्शन अगर आपका आएगा तो 1 वाला लगाओगे, 2 वाला लगाओगे, क्योंकि एंगेज करना ज्यादा थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एरर्स। एरर के बारे में क्या सही नहीं है? पहला, एरर जो है वो हिंडर करता है, बाधा डालता है। तो हिंडर, ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम, ये सब थोड़े नेगेटिव वर्ड हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, बाधा तो नहीं डालेंगे। तो अच्छा, एक ही नॉट बताना था ना, तो ए वाला ही होगा, है ना? ये वाला नहीं है, है ना? हिंडर करना, तो ये गलत है। बाकी ठीक है। हाँ, बाकी ठीक है कि ये हमेशा गलत नहीं होते हैं। ठीक है, हेल्प करते हैं लर्निंग में, अच्छा है। क्रूशियल होते हैं, एरर्स बहुत जरूरी होते हैं प्रोसेस में, ठीक है। और हेल्प करते हैं ये अंडरस्टैंड दी प्रोसेस, है ना? प्रोसेस को समझने में भी हेल्प करते हैं। क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन, बताइए, क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन इज, पहला ऑप्शन है ओपन एंडेड क्लासरूम टास्क विच फॉलो फॉर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड आंसर्स, यानी
क्रिएटिविटी की बात जब हम करते हैं तो ओपन एंडेड से उसका संबंध है, यानी जहां बच्चे खुल के आंसर कर रहे हैं, डाइवर्जेंट है। और अलाउ फॉर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, बच्चे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन को निकालते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब कि अपना अपना एक मीनिंग निकालना, अर्थ निकालना, है ना, इंटरप्रिटेशन जब हम कर रहे हैं। दूसरा है मर्जिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू अंडरस्टैंड समथिंग, अलग अलग सब्जेक्ट के एलिमेंट को मर्ज करना होता है क्रिएटिविटी। क्लासरूम एक्टिविटी यूजिंग न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, या क्लासरूम मटेरियल यूजिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। क्रिएटिविटी अगर पूछा जाए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्रिएटिविटी का क्या है? पॉजिटिव तो सारे हैं, कोई भी इसमें नेगेटिव नहीं लग रहा मुझे, लेकिन क्रिएटिविटी मतलब ओपन एंडेड, क्रिएटिविटी मतलब व्हेन यू आर वेरी डाइवर्जेंट। तो जब आप डाइवर्जेंट है, ओपन एंडेड है ना, या ओपन रिस्पॉन्स टाइप के क्वेश्चन है आपके, या पर्सनल, कई बार आता है पर्सनल रिस्पॉन्स, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप के क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं, ये आपका क्रिएटिविटी है, जहां बच्चे आपको मल्टीपल तरीके से अलग अलग उत्तर देंगे, तो ये सबसे अच्छा है। Learners should be exposed to language and errors are evidence that learning is taking place is advocated by। किसने कहा है ये errors की बात करते कौन है? कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है which talks about this phenomena कि learners should be exposed, बच्चों को exposure मिलना चाहिए। भाई exposure बहुत जरूरी है, एक्सपोजर मिलना चाहिए उनको। और एरर जो है वो इस बात के सबूत है कि लर्निंग हो रही है। तो व्यवहारवादी तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, कॉग्निटिविस्ट बोलते हैं भाई इसको। एक्सपोजर की बात कौन करते हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर देंगे, कॉग्निटिविस्ट बोलेंगे, ठीक है। व्यवहारवादी किसकी बात करते हैं? ड्रिल, प्रैक्टिस, ठीक है। हैबिट, हैबिट की बात करते हैं ये लोग कि भाई आदतों का निर्माण कराएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, रिपीट कराएंगे बार बार। ह्यूमनिस्ट जो है, जैसे कि इसमें कौन आते हैं ह्यूमनिस्ट? मानवतावादी, जिसमें आप मैस्लो आप देखते हैं ना, हायरार्की ऑफ नीड्स, वो आते हैं इसमें। तो ये लोग बहुत तो नहीं हुए। तो कॉग्निटिविस्ट इस चीज की बात करते हैं कि भाई आप माइंड का यूज करते हो और गलतियां बहुत जरूरी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सा करेक्ट है इसमें? तो पहला देखेंगे, डिसलेक्सिया रीडिंग है, ठीक है। डिसलेक्सिया आपका क्या है? रीडिंग से रिलेटेड है, जिसमें आप बी को डी अगर कोई पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति है गलत पढ़ रहा है, उल्टा पढ़ रहा है। डिस्ग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर है ना, गलत पढ़ रहा है, उल्टा सीधा लिख रहा है, लाइनों में नहीं लिख रहा है, तो डिस्ग्राफिया हो गया, है ना, डिसऑर्डर है एक तरीके का। डिस्ग्राफिया रीडिंग है, तो यही दोनों ही करेक्ट होंगे, है ना, ये उल्टा दिया हुआ है। सो ऑप्शन ए और बी ओनली, ए और बी इसका करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी विल बी राइट। तो सिंपल क्वेश्चन था डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया से। रीटा गवर्नमेंट स्कूल टीचर यूजेस visual devices and language games to teach English to class 7 students. Which principle of teaching is Rita applying? टीचर क्या कर रही है यहाँ पे? यूजेस विजुअल डिवाइस, वो बहुत सारे विजुअल डिवाइसेस को, यानी गेम्स यूज कर रही है और बहुत सारे विजुअल मटेरियल को यूज कर रही है, विजुअल एड यूज कर रही है, टीचिंग एड यूज कर रही है। यानी अगर वो ये दोनों चीजें यूज कर रही है, तो क्या ये नेचुरल प्रोसेस का प्रिंसिपल है, प्रैक्टिस और हैबिट का प्रिंसिपल है, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट है, या करेक्टिंग को रिलेटिंग विद लाइफ? क्या वो लाइफ के साथ को रिलेट करना चाहती है? सबसे अच्छा क्या होता है, जब भी आप गेम्स, विजुअल एड, टीचिंग एड का यूज करते हैं, मुख्य सिद्धांत क्या होता है कि आप बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं, उनकी रुचि को जगाना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे मोटिवेटेड तभी होंगे जब आप उनको अच्छे अच्छे विजुअल एड को दिखा करके सिखाएंगे। तो हमेशा मोटिवेशन और इंटरेस्ट को बनाने के लिए हम क्लास में टीचिंग एड का यूज करते हैं, या हम गेम्स को यूज करते हैं, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, मोटिवेशन बना रहे। अच्छा, यहाँ पे बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। नेचुरल प्रोसेस में याद रखना, इसमें ये कहा जाता है कि भाई हम सीक्वेंस में सीखते हैं किसी चीज को, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये हमारा एक नेचुरल प्रोसेस होता है भाषा को सीखने का। और प्रैक्टिस एंड हैबिट फॉर्मेशन, यस, ये भी एक प्रिंसिपल है, बार बार अभ्यास करोगे तभी सीखोगे, है ना। भाषा क्या है? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे भाषा को, उतना आपको उस भाषा में कंफर्टेबल होगा। कोरिलेटिंग यानी भाषा संदर्भ में रिलेट करके सिखाना है ना, इसमें कॉन्टेक्स्ट वर्ड आता है, संदर्भ में रिलेट करके आप सिखाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ शॉर्ट स्टोरी विच हैज एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स एंड टीचेस द एक्सप्लिसिट मॉरल? यानी ऐसा कौन सा शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी का टाइप है, लघु कहानी जो होती है उसका टाइप है, जहां हम
मेन कैरेक्टर में एनिमल्स को रखते हैं। जैसे पंचतंत्र की कहानियां थी, मोगली की कहानी है, उसमें मेन कैरेक्टर्स क्या है, मोगली वाले में मोगली तो है लेकिन बाकी एनिमल्स होते हैं कैरेक्टर्स। तो इस तरह की जो कहानियां होती हैं इसको फेबल कहा जाता है, और कोई ना कोई मॉरल वैल्यू उसको सिखाने पे फोकस किया जाता है। आप देखेंगे कोई ना कोई मॉरल, एक्सप्लिसिट मॉरल वैल्यू होती है कि भाई आप उस कहानी से क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ फेबल इसका राइट हो जाएगा। फैंटेसी क्या होता है, जहाँ पे आप मैजिकल अनरियल एलिमेंट की बात कर रहे हो ना, वो फैंटेसी है। जैसे सिंड्रेला की कहानी हमने देखी, अलादीन की कहानी देखी, ये क्या है, फैंटेसी है। ठीक है, फेबल क्या है, शॉर्ट स्टोरी का प्रकार है। शॉर्ट स्टोरी का प्रकार पूछेगा तो फेबल है ना, जहां हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स, कोई भी कैरेक्टर जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, और कोई ना कोई मॉरल लेसन सिखाना इनका पर्पस होता है ना। हर हर कहानी के बाद कोई मॉरल बच्चों को वैल्यू सिखाई जाएगी। साइंस फिक्शन समझ गए, फिक्शन क्या होता है, फिक्शन यानी जो इमेजिनेटिव है। एक नॉन फिक्शन होता है, एक फिक्शन होता है। नॉन फिक्शन यानी जो रियल है, जैसे आप किसी का डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहे हैं, रियल आप कोई डॉक्यूमेंट्री बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, वो फिक्शन, नॉन फिक्शन है। फिक्शन क्या है, जहां पे आप देखेंगे साइंस फिक्शन में, आप देखते हो ना साइंस फिक्शन में कितने सारे मूवीज आती हैं अलग अलग। अब जैसे एवेंजर्स है, ये क्या है, फिक्शन ही तो है ना, इमेजिनेटिव चीजें हैं, और साइंस फिक्शन का हम यूज कर रहे हैं वहां पे। ट्रैवलॉग क्या होता है, ट्रैवल प्लस व्लॉग। ट्रैवल करते करते जब आप लिख रहे हो, यानी जब कोई व्यक्ति अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को लिखता है, इसी को ट्रैवलॉग, यात्रा वृतांत कहा जाता है इसको। कि आप ट्रैवल अगर कर रहे हैं और अगर आप अपने ट्रैवल को लिखते हो, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो वो ट्रैवलॉग हो गया। ठीक है, सो ये हो गए सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में। आई होप कि आज के सेशन में अगेन नए क्वेश्चन आपको कुछ दिखे होंगे, एंड इट मेड सम सेंस जो भी आपका ये आज का वीडियो सेशन था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, एंड इन केस ऑफ एनी अदर क्वेश्चंस, इफ यू हैव कोई डाउट रहता है, कुछ भी समझ नहीं आया, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो गिव योर फीडबैक और एनी सजेशंस। ठीक है, सो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ, एंड इन केस ऑफ एनी अदर क्वेश्चन डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।